अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। कल 7 जजों पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच बना दिया गया उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जो जुडिशल कमीशन 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए बना था। अब सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इसको आप मशरक़ी सुप्रीम कोर्ट कहें या मगरबी सुप्रीम कोर्ट कहें, सादा बेंचेस कहें या रोगनी बेंचेस कहें, आइनी बेंचेस कहें या गैर आइनी बेंच कहें, मगर हकीकत यह है कि अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है। और अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं तो ये गलत नहीं होगा। और अगर दोनों चीफ़ जस्टिस नहीं भी हैं तो उनमें से एक सुपर चीफ़ जस्टिस ज़रूर है, और वो हैं सुपर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनको आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया है। और इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को इस काबिल नहीं समझा गया कि वो एक ऐसे आइनी बेंच की सरबराही करें कि जिसने पाकिस्तान के आइन की तशरीह करनी है। उसके अलावा उनसे जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, उनको भी वोट आउट किया गया आइनी बेंच पर बैठने से। ये और बात है कि इन तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस के आइनी बेंच के हवाले से शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते, मगर कल की ख़बर यही है। और जो एक रुकन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने दी है, वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक फुल कोर्ट का आइनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी गई, यानी कि उसमें तमाम 16 जजेस जो हैं वो बतौर आइनी बेंच बैठते। शायद उसकी वजह यह थी कि मंसूर अली शाह भी ये चाहते थे कि कुछ आइनी मामलात शुरू में ही वो फुल कोर्ट के सामने आएँ, ताकि किसी को ये एतराज़ ना हो कि जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं, उन दरख्वास्तों के लिए उन जजों को ही क्यों समाअत का मौका दिया जा रहा है कि जो जज 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है 26वीं आइनी तरमीम का। तो इसलिए फ़ुल कोर्ट का आइनी बेंच जो था वो इस एक मसले का हल था, मगर ऐसा नहीं हुआ। और 7-5 की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ साथ दीगर जजेस जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं। तो 7 जजेस का ऊपर यह बेंच बनाया गया है। और इस बेंच में चीफ जस्टिस को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतमन अल्लाह और दीगर जजेस को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब इस बेंच के कल बन जाने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि आज शायद कोई कॉज लिस्ट भी सामने आ जाए, जारी हो जाए। कॉज लिस्ट होती है मुकदमात की फ़हरिस्त, जिसके अंदर न सिर्फ ये कि मुकदमात होते हैं उनकी फ़हरिस्त है, बगैर जजेस के नाम भी आ जाते हैं। एक रोस्टर भी बन जाता है कि कौन कौन से आइनी बेंच के जो जजेस हैं वो इन आइनी मामलात को देखेंगे। वो जजेस कौन हो सकते हैं? अगर कोई बेंच बनता है उसमें ऑब्वियसली या तो 3 रुकनी बेंच हो सकता है जिसमें 3 सीनियर तरीन जजेस हैं, आइनी बेंच के सीनियर तरीन जजेस हैं, और वो है ऑब्वियसली अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सुपर चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे नंबर पे जो होंगे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। तो एक कॉज लिस्ट आज आनी है, और जो मुकदमात जिनका इम्कान है उसमें यह है कि जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं वो भी आ सकती हैं। और फिर जो मखसूस नशस्तों वाला केस है जो सुप्रीम कोर्ट पहले फ़ैसला दे चुकी है और उसके ख़िलाफ़ अभी इलेक्शन कमीशन और दीगर की नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, जिनको अभी सुना जाना है, वो भी एक आइनी मामला है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पेशावर हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्तों के ज़रिए फ़ैसला लिया गया था, मगर इसलिए भी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया मखसूस नशस्तों के केस में, उसमें ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि ये मामला आइनी था और आइनी शिकों की तशरीह का था। इसलिए भी अब ये मामला मखसूस नशस्तों का भी आइनी बेंच के सामने जा सकता है। तो आज की जो सूरत हाल है वो यही है कि अब देखना यह है कि आइनी बेंच के जो रोस्टर हैं वो कम पड़ने। मगर इससे पहले कि हम मामलात को आगे बढ़ाएं, आज एक और बड़ी दिलचस्प जो डेवलपमेंट है वो है अमेरिका में सदारती इलेक्शन की, जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत से पंडितों, बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकारों के पेशन गोइयों के बरखिलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिकी इंतखाबात में लीड कर रहे हैं, और अब इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो आइंदा
अमेरिकी सदर भी होंगे। और आज ही के दिन पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों ने अपने कुछ जो नामा अमाल है उसमें से अपनी वो ट्वीटें डिलीट करना शुरू कर दी हैं जिन ट्वीटों में सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया गया था या उनका साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुवाजना किया गया था, जिनमें एक डॉक्टर एहसन इकबाल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वज़ीर हैं, उन्होंने भी अपनी हाल ही में एक ट्वीट, ऐसी ही ट्वीट डिलीट भी कर दी हैं। तो अब क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में सदारती इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान के जेल से बाहर आने के इम्कानात बढ़ गए हैं? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारफ़ कराता चलूँ, हमें ज्वाइन भी करेंगे। सबसे पहले तो अदील सरफराज हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर। अदील, आएँ आप हमारे शो में शामिल हों। थोड़ा स्टाइल से आना था ना, आप तो बड़े सादगी से आए। तो आज के इस आइनी बेंच या खड़ बेंच में दूसरे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, साकिब बशीर साहब, आप भी आए ना ज़रा, और वॉक करके आनी है ज़रा। जी जी बिल्कुल। और हमारे बेंच के जो क्या कहना चाहिए, नहीं मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, असद तूर साहब, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं और वो भी हमारे बेंच के खड़ बेंच हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो आइनी बेंच बन गया है 7 जजों का, तो पहला सवाल ये हो रहा है कि क्या अब चीफ़ जस्टिस जाहिया अफरीदी जो हैं वो अब OSD हो गए हैं या जज ऑन स्पेशल ड्यूटी JSD हो गए हैं या वो DSP हो गए हैं और SHO जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो गए। अदील सरफराज साहब, पहले आप राय दें कि क्या अब चीफ़ जस्टिस जाहिया अफरीदी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ओहदा तो रखते हैं लेकिन वो वाला अख्तियार नहीं रखते कि जिस अख्तियार के तहत हुकूमतें और वफाक और जो आइनी इदारे हैं वो जिस अख्तियार के सामने ख़ुद को सबमिट करते थे, अब वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास चला गया है। आपको लगता है कि अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर डिफेक्टिव नहीं तो डिफेक्टो चीफ़ जस्टिस तो हैं? बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है और वो जो आपने मिसाल दी है वो उससे भी ज़्यादा दुरुस्त है कि अब जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो हैं वो एक DSP के तौर पर जो सल्यूट है वो तो वसूल करेंगे, मगर जो इख्तियारात हैं, जो पार है वो SHO जिनका नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनके पास होगा। और सुप्रीम कोर्ट में अब बदकिस्मती ये देख लें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी हैं, मगर इख्तियारात जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास हैं। और मैं तो कल से ये बात कह रहा हूँ कि आइनी बेंच बनाते बनाते गवर्नमेंट ने आइनी अदालत बनाने का अपना ख्वाब भी जो है शर्मिंदा ताबीर कर लिया है, क्योंकि आइनी अदालत का भी यही मकसद था कि 2 अदालतें होंगी और जो आइनी मामलात हैं उनसे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब उस सुप्रीम कोर्ट का जिसे हेड कर रहे हैं जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो वो सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसने आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है, उसके चीफ़ जस्टिस का इस बात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा। आइन की क्या तशरीह होनी है, आइन की किस मुकदमे की तशरीह होनी है, किस केस की तशरीह होनी है, उसमें भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। बेंचेस भी वही फ़िक्स करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और फैसले भी वही करेंगे। अब जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब महज एक चीफ़ जस्टिस के तौर पर यहाँ पर प्रोटोकॉल ज़रूर इंजॉय करेंगे। सिविल के केसेस जिनकी एक्सपर्टीज़ कहा जाता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की हैं, या जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी एक्सपर्टीज़ बताया जाता है जमाल मंदोखेल की हैं, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेंगे और जिनकी एक्सपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की हैं वो अब यहाँ पर सिविल और जो दूसरे केसेस हैं वो 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले, बिल्कुल ऐसे। चलें जी। साकिब बशीर साहब, एक तरफ तो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट वाज़े एक दरार आ गई है, एक तकसीम आ गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट नामुकम्मल भी हो गई है क्योंकि पार्लियामेंट ने जो कानून मंजूर किया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 कर दी गई है। अब इस नामुकम्मल सुप्रीम कोर्ट को कैसे मुकम्मल किया जाएगा, कैसे भरा जाएगा, और जो मज़ीद जजेस तकरीबन 18 के करीब अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात होने हैं, ये कौन लोग होंगे और जुडिशल कमीशन के अंदर कौन किसके पास यह अब अख्तियार चला गया है कि इन जजों की तैनाती का? पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये 26वीं आइनी तरमीम और उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई है, क्या हुकूमत का जो मकसद है वो एक आज़ाद अदलिया, इंडिपेंडेंट जजेस, पढ़े लिखे कम्पिटेंट जजेस लाना है या कुछ और है? तो मेरी अपनी जो समझ के मुताबिक तो
हुकूमत का जो मकसद है वो ये है कि उनका कंट्रोल अदलिया पे आ जाए, वो जो चाहे वही हो। मतलब अंदर अब जो है वो जस्टिस मुनीब ने कहा था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब जुडिशल साइड पे सुना जा रहा था कि आप ये सारा कंट्रोल जो है वो अब वो एग्जीक्यूटिव के पास चला जाएगा और वो जो है वो हमें इंटरनल अफेयर्स बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को आपने चलाना कैसे है। तो उस वक्त तो सारे उन पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सच्ची साबित हुई कि अब जो है वो अमली तौर पर हुकूमत, एग्जीक्यूटिव या उसके पीछे कुछ लोग हैं, तो वो अमली तौर पर अदालतों पूरी अदलिया के अंदर आ चुके हैं। अब अदलिया ने कैसे चलना है, जजेस ने कैसे काम करना है, सारा कुछ जो है वो तय करेंगे। तो उसके पीछे जो उनका मकसद है वो आज़ाद अदलिया, इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंसी ये नहीं है। तो हम देखते हैं पिछले दिनों में जो है वो हमने सुना भी सुप्रीम कोर्ट बार के जब इलेक्शंस हो रहे थे कि बहुत सारी सीवियाँ भी ली गई, और अभी भी हमारे गुजरते गुजरते भी कुछ लोग जो है गुजर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि भाई का नाम भी चल रहा है और जो तो क्योंकि बल्कि हमसे भी कहते हैं चला दे, आप भी चला दे, आप भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पुश कर दे। थोड़ा सा पुश कर दें। तो जो ये कहते हैं, जो ये समझते हैं, फिर कहते हैं कि पुश कर दें, उनका कैलिबर क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा लें। क्योंकि अगर हुकूमत ये कहे कि जो बंदा वो जज लगाएं वो उनको फेवर करे, अगर फ्यूचर में उनके हक में फ़ैसले दे, उनको हर जगह पे जो है वो प्रोटेक्ट करे, क्या ऐसा बंदा जो कॉम्पिटेंट भी हो, उसकी बहुत अच्छी वकालत भी चल रही हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का माहिर भी हो और honest grip और हो उसकी हो, independent minded और इंडिपेंडेंट भी हो, क्या ऐसा बंदा ऐसी जो कंप्रोमाइज जॉब जो है वो लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो इसलिए ये कॉम्पिटेंसी वगैरह ये वो अगर इन चीज़ों को देखा जाता तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो 22 अक्टूबर को जो डिसीजन लिया था उसको उस डिसीजन के अगेंस्ट जाके 5 नवंबर को लिया, कि मतलब कि जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से हुकूमत ने इतनी तारीफ़ें की कि उन जैसा तो जज है ही नहीं इस रूए ज़मीन पर, लेकिन 5 नवंबर को उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में नहीं आ सकते। तो ये मेरे लिए हैरान कौन है। तो हुकूमत का जो मकसद, उनका जहन और उनकी फ्यूचर की जो डायरेक्शन है वो इससे बिल्कुल साबित है, उनका इंडिपेंडेंस कॉम्पिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, जस्टिस याह्या अफरीदी को हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बना दिया, मगर उनको इस काबिल नहीं समझा कि आइनी बेंच के ऊपर बिठाते और चीफ जस्टिस क्या भी राय लेते कि भाई पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, ख़ास तौर पे बहुत से 26वीं आइनी तरमीम का जो मंजूर की गई उसके ऊपर। तो आप समझते हैं कि ये एक किस्म की जस्टिस याह्या अफरीदी की एक किस्म की तज़हीक है और ये एम्बेरसमेंट है कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत ने अपनी अक्सरियत के बलबूते पे उनको लेट डाउन किया है, उनको बिलिटल किया है, उनकी सलाहियत और काबिलियत पे सवाल खड़े किए हैं? बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि आपने एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पावरलेस किया है। उनके पास इख्तियारात आने थे, उनके मतलब शुरू में ही 3 साल के लिए उन्हें रहना है 2027 तक, और पहले हफ्ते में ही हुकूमत ने उनको जो है वो बिल्कुल अलग थलग जो है वो कर दिया है। और अलग थलग वो कैसे हुए हैं? वो जुडिशरी के अंदर से हुकूमत को सपोर्ट मिली है जिसके बाद वो हुए हैं। अब ये भी बड़ा सवाल है कि जुडिशरी के अंदर से जो सपोर्ट मिली है, क्या जुडिशरी के अंदर ऐसे माइंडसेट हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस हमसे छीनी जा रही है, जो अदलिया का एक्चुअली काम है कि वो एक गैर जानिबदार नज़र आए, क्या वो जो हमसे छीना जा रहा है वो ठीक है? इसका मतलब यह है कि जुडिशरी के अंदर ऐसे माइंडसेट हैं कि वो इसको दुरुस्त समझते हैं, जिन्होंने हुकूमत के साथ जाकर अपनी अदलिया के खिलाफ वोट दिया और ख़ुद जो है वो बेनिफिशरी ठहरे हैं। ठीक है। अच्छा, असदुर साहब, आप क्या समझते हैं कि बतौर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने जब उन्हें ख़त लिखकर फुल कोर्ट बुलाने के लिए कहा था तो उस वक्त भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, और अब जुडिशल कमीशन के अंदर उन्होंने बज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की उस तजवीज़ की हिमायत की है कि ये फुल कोर्ट आइनी बेंच होना चाहिए था। तो ये क्या, ये कोई तज़ाद है या वो हमायत सिर्फ इस वजह से की गई कि जब जस्टिस याह्या अफरीदी को यकीन हो गया कि अब उनकी वोट की हुकूमत के लोगों को ज़रूरत भी नहीं है? देखें, जस्टिस याह्या अफरीदी अभी भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो बतौर जज करने की कोशिश कर रहे थे कि पोजीशन ना लो, ठीक है, दोनों तरफ को खुश रखो और ख़ुद दरमियान वाली गली से निकलो। लेकिन माजरत के साथ अब वो ये नहीं कर सकते। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको पोजीशन लेनी होगी, या उनको पोजीशन लेनी होगी कि वो आज़ाद अदलिया के लिए खड़े होंगे, या उनको पोजीशन लेनी होगी जो आखिरी दिन उनको चीफ जस्टिस काजी फैसा इस
कब्रिस्तान का विजिट करवा के गए थे जिसका वो उनको अब निगरान मुकर्रर कर गए हैं कि आपने इसका देखना है। मादरत के साथ चीफ जस्टिस काजी फाइसा और सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस की अब हैसियत सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजेस जितनी है। नहीं ये याहिया अफरीदी की जी चीफ जस्टिस काजी फैसला चले गए। जी जी वो इनको निगरान मुकर्रर कर गए ना इस कब्रिस्तान का, ठीक है। तो इन लोगों की अब हैसियत सबकी एडहाक जजेस वाली है कि ये बैकलॉग ख़त्म करेंगे, जो असल केसेस सुनेंगे, जो आइनी इख्तियारात होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाले 7 रुकनी आइनी बेंच के पास हैं। ये लोग तो अब एडहाक जजेस हैं, एडहाक चीफ जस्टिस हैं, बैकलॉग ख़त्म करें, 3 मरले के केस सुने, बिजली का मीटर नहीं लगा उसका केस सुने, किसी को ज़मानत देनी है दें, ये अब यहीं तक है। और यही वो बात है कि मेरी कल कुछ लोगों से बात हुई जो पहले हमें ये बता रहे थे कि ये बेहतर फ़ैसला है जो मौजूदा हालात में जस्टिस याहिया अफरीदी को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ओथ ले लेना चाहिए ताकि वक्ती तौर पे अदालत तो वापस आए। लेकिन अब उनमें से बाज़ लोग ये कह रहे थे कि यार इसके बाद तो अब लगता है कि वो ना ही बनते ओथ लेते। लाइक अब आपके पास अब इख्तियार है क्या? वैसे टेक्निकली अगर जस्टिस याहिया अफरीदी भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर लेते फिर तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल ना पैदा हो जाती। नहीं मुश्किल तो पैदा हो जाती, लेकिन हुकूमत जिस तरह नंग दरंग के साथ जो है वो चली आ रही है कि मतलब आप देखें ना, सीक्वेंस देखें कि उन्होंने पहले 26वीं आईनी तरमीम की और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तब्दीली की, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो कायमा कमेटी में बिल गया था वो वहाँ पे 25 की, वो 21, 22, 25, फिर 25 पे सवाल उठ रहे थे कि ये 25 कैसे कर रहे हैं, और अपने ही लाए हुए चीफ जस्टिस से आपने मुशावरत करना भी मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने यकदम 34 कर दी। तो इसलिए हुकूमत से तो आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, वो आप कह रहे हैं कि उनके रास्ता ना होता, तो रास्ते वाली तो बात वो अजीब ही है। अब एक और चीज़ कि जो अभी जुडिशल कमीशन है उसमें कल हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन जुडिशल कमीशन में क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले ही इसके मेंबर हैं, अब वो आइनी बेंच के भी हेड हो गए, तो अब उनके नेक्स्ट जज आना है। तो जो आइनी तरमीम हुई है उसमें ये लिखा हुआ है बड़ा क्लैरिटी के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा, लेकिन वजारत कानून कहती है कि नहीं वो आइनी बेंच का जज होगा। तो अब ये आप देखिएगा कि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है जो अब तक हुकूमत ने किया है, आगे जज भी चलाते रहेंगे कि वो आइनी बेंच का ही नेक्स्ट जज लाएंगे। अच्छा अब समझ आती है। नहीं नहीं एक सेकंड, अब एक ही बात है, कान नहीं मदर से पकड़ नहीं जमाल नहीं मंदोखेल दोनों से नहीं 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 ये देखे ना, ये जमाल मंदोखेल की वजह से आज की सूरत हाल में जमाल खान मंदोखेल की वजह से ये एक बात लग रही है, कल कोई ऐसा जज भी आ सकता है कि जो वो आइनी बेंच का मेंबर ना हो, तो उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी बुनियादी तौर पे वो अब समझ आती है कि वो सोच समझ के जारी की गई थी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि जो जमाल खान मंदोखेल हैं वो भी आइनी बेंच के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ तो उनको जस्टिफाई करने के लिए प्रेस रिलीज जारी की गई कि आइनी बेंच का मेंबर बनेगा। हालांकि जैसा कि साकिब ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में वाज़े तौर पे लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा जो पुराने जो जजेस हैं, मगर आगे मैं बात ज़रा पूरी कर लूँ। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो आइनी बेंच की तरफ से जुडिशल कमीशन के अंदर दूसरा वोट बन जाएंगे, यानी कि आइनी बेंच के पास 2 वोट आ जाएंगे। और अगर आइनी बेंच को 2 वोट देना मकसद होता तो फिर बलहाज ओहदा आइनी बेंच के सरबराह को जुडिशल कमीशन का मेंबर बलहाज ओहदा ना बनाया जाता कि वो आइनी बेंच के नुमाइंदे के तौर पे होंगे। तो 2 वोट कैसे हो गए? होना ये चाहिए था कि जैसे जमाल खान मंदोखेल क्योंकि दूसरे आइनी बेंच के मेंबर हैं जो जुडिशल कमीशन में उनको लाया जा रहा है, उनकी जगह जस्टिस जो नेक्स्ट जज हैं जस्टिस आयशा मलिक वो भी आइनी बेंच की मेंबर हैं, तो जस्टिस अतर मनल्ला को होना चाहिए था इस जुडिशल कमीशन के अंदर। तो वो जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी वो इसी ख़तरे के पेश नज़र कि कहीं ये सवाल न उठ जाए कि ये आइनी बेंच के जो हैं ये 2-2, 3-3, अब मिसाल करें, मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब भी आइनी बेंच का मेंबर हो जाते जी, ठीक है, तो जुडिशल कमीशन के अंदर आइनी बेंच के जो हैं वो 4-5 मेंबर हो जाते, फिर आइनी बेंच के सरबराह को तो मेंबर बनाना बलहाज ओहदा ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपल कह देते कि जो भी आइनी बेंच का एक मेंबर होगा इन 4-5 जजों में से वही नुमाइंदगी करेगा आइनी बेंच की। लेकिन अब ये हुआ है कि आइनी बेंच को 2 वोट दिए गए हैं जो गलत है मौजूदा तरमीम के मुताबिक, और जैसे अतर मनल्ला जो है उनकी बारी आती थी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट। नहीं मतीउल्लाह जान साहब, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ वहाँ पे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस और एक आइनी बेंच का सीनियर जज, यानी डिफरेंस कर दिया गया है। डिफरेंस कर दिया गया।
तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कहते हैं आईनी बेंच भी सुप्रीम कोर्ट की है। जी जी, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन जो डिफरेंशिएट नहीं, किया गया है। जब उन्होंने खुद किया है तो फिर उस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब उन्होंने कहा है कि अगर तीसरे नंबर वाला जो बंदा है वो अगर आरडी कमीशन में हुआ तो उससे नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, अब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे अतर मिनल्ला बनते हैं, तो बिठाएं जैसे अतर मिनल्ला को, ताकि अच्छा जो है वो कमीशन का इजलास भी भरपूर किस्म का हो। भरपूर किस्म का बारह। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, कल मीटिंग हुई है और बहुत सारे लकूनाज जिनकी निशानदेही हो रही है साइनी तरमीम में। पहले तो ये जो इजलास बुलाया गया है, 12 रुकन कैसे इजलास बुला सकते हैं 13वें रुकन की अदम मौजूदगी में, और उसके बाद ये जो पॉइंट है इस पर हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि वजाहत में एक तजाद है। जो आइनी तरमीम का ड्राफ्ट हमने देखा, जो गज़ट नोटिफिकेशन है और जो वजाहत है, बिल्कुल ही एक दूसरे से कॉन्ट्रैरी हैं। मगर इस नुक्ते के ऊपर कल जुडिशल कमीशन में कोई बात ही नहीं हुई। ये तो बात अब देखें ना, बेशक अक्सरियत में बात हुई है, लेकिन जुडिशल कमीशन के अंदर वोटिंग करा दी गई। एलामिया में कुछ नहीं है ना सर। हाँ, एलामिया में ये इस बात का जिक्र नहीं। एलामिया में है, कोरम के ऊपर बात हुई है। कोरम के ऊपर हुई है। मैं इस नुक्ते की बात कर रहा हूँ जो जुडिशल कमीशन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अब नेक्स्ट मेंबर होंगे, ऑब्वियसली जस्टिस जमाल मंदोखेल, वो बात आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त तो ये बात लग रही है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल दोनों सूरतों में बनते हैं, मगर अदरवाइज़ ये भी तो देखा जा रहा है कि अब आपकी बात दुरुस्त है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नाम काटा गया, फिर इसके ऊपर बात क्यों नहीं हुई कल जुडिशल कमीशन में? मेरे ख्याल में ये होते रहेंगे। हो सकता है जो कमेटी की मीटिंग हो, कमीशन की मीटिंग हो, उसमें हो, क्योंकि हो सकता है इस दफ़ा उन्होंने उसको बात ही ना हुई अब ये भी मैं आपको बता दूं, अब अगर चीफ जस्टिस जो हैं कमीशन की मीटिंग बुलाता है, तो अगर जो हुकूमत के हिमायती वोट हैं उसमें वो 7 हैं, मेजॉरिटी में हैं, वो कहते हैं हम आते ही नहीं हैं मीटिंग में, तो चीफ जस्टिस की क्या इज्जत रहेगी? क्योंकि आइन में तो है कि वो बुला सकता है, लेकिन उसके लिए जो कोरम दिया गया है वो क्या है? और अगर जजेस बाइकआउट करते हैं और अगर जजेस ही नहीं आते, तो तब भी हुकूमत के लोग जो हैं बैठ के फैसला कर सकते हैं बगैर जजों को पूछे। सियासतदान आपस में बैठ के, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर आपस में खेल कूल के बेंच बना सकते हैं। मेरा ये ख्याल है अमली तौर पे तो मुमकिन है। इस अमली तौर पे मुमकिन है, लेकिन ये डेडलॉक हो जाएगा इस तरह, तो फिर मेरे ख्याल में एक बहरानी सी कैफियत ये तो बन फिर जाएगी। अखलाकी सूरत हाल पैदा हो जाएगी ना, अखलाकियात का तो आपको पता ही है। बहरहाल एनीवे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अदील साहब, अगला सवाल ये बनता है कि ये जो 7 जजेस मुंतखब हुए हैं माशाल्लाह से, अब नाम हम लेते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। इन 7 जजों के क्रेडेंशल्स क्या हैं? इनमें 2 जजेस के क्रेडेंशल तो वाज़े हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जिन्होंने 3 के जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लेकिन असल में जो 2 जज हैं जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद करना इदारों पे ज़रूरी नहीं है अगर वो हुक्म गैर आइनी हो, यानी कि ये काम उन्होंने CSS के पास हुए ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया था कि भाई आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा हुक्म आइनी है और गैर आइनी है। तो ये इनके क्रेडेंशल तो ये हैं 2 जजों के मखसूस नशस्तों में। और दूसरा जो जमाल खान मंदोखेल हैं, उनके क्रेडेंशल भी देख लें। सबसे बड़ा क्रेडेंशल तो ये है कि वो बलूचिस्तान जैसे लावारिस सूबे से आ रहे हैं और मेरे ख्याल में बड़े ही गैर महफूज और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार वहाँ पे कुछ लोग होते हैं। और उन्होंने काजी फ़ाइसा के साथ मिल के एक फार्मूला दिया था कि कुछ सीटें दे दें, कुछ लो और कुछ 2 की बुनियाद पे, जो कि तस्लीम नहीं किया अक्सरियती जजों ने। तो एक तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो गए, लेकिन 3 जजेस जो हैं जिनको बार बार मार्केट किया जा रहा है कि 3 जजेस वो हैं जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, तो ये बड़ा बैलेंस बेंच है। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। तो क्या इन 3 जजों की मौजूदगी जो है 7 जजों के बेंच में, वाकई आप इसको एक मतवाज़न आइनी बेंच कह सकते हैं? कतन नहीं सर। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वो जज हैं जिनको लोग भूल जाते हैं कि 13 जनवरी के फैसले पर उनके दस्तखत मौजूद हैं और वो आज भी उसको ऑन करते हैं। आपने रिव्यू बल्ले वाला निशान, तो वो आज भी उस फैसले का दिफा करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि असद फसाद की माज़रत के साथ जड़ है। जो आज हालात हैं, जो 26वीं आइनी तरमीम जिन हालात में हुई है, ये सब हालात पैदा हुए हैं उस 13 जनवरी के फ़ैसले के ऊपर। तो आप महज एक फ़ैसले की बुनियाद पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को एग्जॉनरेट तो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एक फ़ैसला दिया है, उस वक्त वो जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में थे या जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बट
ये बात आप नहीं बुला सकते कि उनके क्रेडिट पर कौन सा इस एक फैसले के खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट या स्टेटस को के अगेंस्ट फैसला है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब के बारे में आपको मालूम है, जब अभी रिसेंटली उनके खैर ऐसे कोई फैसले भी नहीं है जिनके ऊपर हम यहाँ पर बैठ कर बात कर सकें, मगर हमने उनको सुना है मखसूस नशिस्तों वाले केस में या उससे कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस आयशा मलिक के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट रखती हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने फ़ैसले दिए हैं। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का अताब भी उन्होंने काफ़ी हद तक फेस किया है, उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स भी उनके दौर में होते रहे हैं, तो उनकी हद तक तो कहा जा सकता है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से बैलेंस तो बेंच नहीं बनता। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक का जो आपने जिक्र किया, उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि जस्टिस आयशा मलिक अगर सुप्रीम कोर्ट में अगले 5-10 साल में रहती हैं तो इस बात का इम्कान मौजूद है। पहले तो वो सीनियरिटी के तौर पे भी आ रही थी, मगर अब पैनल का जो नया फार्मूला लाया गया है उसके तहत भी वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस बन सकती हैं। तो ये एक किस्म का एक डाइस उछाला गया है उनकी तरफ, और जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर ये एक फैक्टर जो है वो किसी न किसी लम्हे पे वो ज़रूर असरअंदाज हो सकता है कि अगर पहले सीनियरिटी में अब नहीं होने दिया गया तो अब कम से कम पैनल के अंदर एक बहुत बड़ा एक चांस होगा तारीख रकम करने का कि वो पहली खातून चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं। जी जी, क्योंकि बात हो रही है कल जब ये बेंच बना है 7 रुकनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसमें 3 ऐसे जजेस हैं जिनका भी हम नाम ले रहे थे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जिन्होंने उन 2 जजेस साहिबान जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब के इख्तिलाफ़ी नोट पर भी काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। तो अब क्या ये भी मुमकिन है कि ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट होते ही एक दफ़ा फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा, या वो 3 जजेस साहिबान जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में कायम इस बेंच में बैठने से इनकार कर सकते हैं? अगर मखसूस नशस्तों का केस लगा नहीं, ओवरऑल मैं बात करूं, क्योंकि वो तो एक तरह से उन्होंने उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी की है ना। नहीं, देखें, ये हर केस के अंदर अपने अपने उसको आइसोलेशन में देखना चाहिए। किसी फ़ैसले के अंदर अगर जजेस इख्तलाफ करते हैं तो इस बुनियाद पे उन जजेस को एक बेंच पे बैठने से रोका नहीं, वो बेशक हो, लेकिन वो है तो जजमेंट ही ना, है तो इख्तलाफी नोट ही ना, या इख्तलाफी फ़ैसला ही है ना, तो है तो वही है। तो मेरे नहीं ख्याल, हाँ ये हो सकता है कि अगर मखसूस नशस्तों के केस की अपील इस बेंच के सामने लग गई तो फिर इन जजों पर यह एतराज़ किया जा सकता है कि इन जजों ने तो पहले ही अपना माइंड बनाया गया। अगर ये अपील की सूरत में लगी, ये जहन में रखें, रिव्यू में तो चलें फिर एक है, तो आई डोंट नो, इसमें मेरे ख्याल में तो अपील ही होगी, क्योंकि वो अब 184 के ज़ुमरे में आ जाता है, 199 से केस आ रहा है पेशावर हाई कोर्ट से, तो ये अब अगर सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच इसको सुनता है तो अपील ही होगी, और अपील में शायद जजेस भी डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो शायद फाइल तो वो। लेकिन साकिब बशीर साहब, कौन कौन से केसेस जो हैं अब आपके ख्याल में इस नए आइनी बेंच के सामने लग सकते हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों में? एक तो जो ये मखसूस नशिस्तों वाले केस की आप बात कर रहे हैं, ये हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है उसमें जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था वो भी एक फ़ैक्टर था, और दूसरा बड़ा फ़ैक्टर ये 12 जुलाई का फ़ैसला था। और इस फ़ैसले को पहले तो हुकूमत ने माना नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं माना, और इस फ़ैसले को टारगेट करने के लिए बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई है। अब आप जो रिव्यू और अपील की बात कर रहे हैं, ये बहस भी अब जो है वो आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं जो है वो सुनाई देगी। अब उसमें अगर रिव्यू में ये मामला जाता है तो रिव्यू में तो मेरा ख़्याल है कि जिन जजेस ने ये केस पहले सुना है, ख़ास तौर पर जिन जजेस ने इख्तलाफ किया है 8 जजेस से, उनका तो मेरे ख़्याल में या तो ये है कि उसी तरह की फुल कोर्ट 12 जजेस बिठाएं और 13वां जो है वो चीफ जस्टिस चले गए हैं, उनकी जगह जो है एक और जज शामिल करें। मैं एक पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये अमली तौर पर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, या कोई रिकमेंडेशन देंगे। असल में तो मामला होना तो इसी तरह ही चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह जो है वो एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूँ कि जो रिव्यू का पुराना जो सिस्टम था रिव्यू का, वो रूल्स के तहत था, ठीक है, आइन में दिया गया था, मगर आइन में डिटेल्स नहीं दी गई थी कि उसमें वही जजेस होंगे या वही होंगे, और आइन के अंदर रिव्यू और अपील के अलग अलग वो दी गई हैं। तो बाकी जो डिटेल्स थी वो रूल्स के कवायद के तहत थी, मगर अब उसकी जगह जो आइन में डाल दिया गया है कि 184 के या 199 से जो ऊपर तक केसेस आ रहे हैं, उन केसेस में अगर जो भी जजमेंट्स हैं या जो भी रिव्यू पेंडिंग है, वो रिव्यू का भी जिक्र है कि रिव्यू जो पेंडिंग है वो भी अब आइनी बेंच के सामने जाएंगे। और जब आइन में आइनी बेंच बना दिया गया है तो फिर आइन का जो आइनी बेंच है, चाहे वो 2 का है चाहे 5 जजेस का है,
रिव्यू भी उन्हीं ने करना है और अपील भी जो है उसी आइनी तरमीम के मुताबिक होगी। वैसे मुझे एक लतीफ़े याद आ रहा है कि ये जो सारा कुछ जो है वो एक ड्रामा किया गया है, मतलब ख़ास पर्पज़ और मकसद हासिल करने के लिए। सुहेल रशीद साहब ने एक ट्वीट किया है, वो पढ़ देते हैं आपके सामने। आज अमरीकी जमहूरी फ़तह का जश्न मना रहे हैं, तो एक क्रेडिट उस गुमनाम अमरीकी जज का भी है जिसने 2 माह पहले ट्रंप के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस में कार्रवाई ये कर रोक दी थी। उससे अवाम का वोट का हक मुतासिर हो सकता है। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ भी एक जज साहब थे, उन्होंने पहले तो आखिरी दिन वो निशान जो है वो छीना एक पॉलिटिकल पार्टी से, तो उन्होंने समझा कि वोट का हक, अवाम का क्या वोट का हक है यहाँ पे, और वो मिसालें देते थे इसी अमेरिका की और बरतानिया की। फिर उन जो गलती की गई थी इस बड़े लेवल पे अवाम से वोट का हक जो है वो वापस लिया गया था, तो उस गलती को, संगीन गलती को उन जज साहब ने भी माना, बाकी साहब ने भी, तो उसको ठीक करने के लिए 8 जजेस ने फैसला दिया और उस फैसले को काउंटर करने के लिए ये सारी कानून साजी की गई है। तो इससे हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो भी रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे कानून बनाने वाले पार्लियामान मुकन्ना वो कितनी एक आज़ाद है और कितनी आज़ाद रहकर जो है वो इसके लेजिस्लेशन करती है। चलें ये ठीक है। अच्छा चलें जी, अब मौजू को थोड़ा बदलते हैं, बहुत खुश्क हो गई बातें, तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अमेरिकी इलेक्शंस की, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शंस के बात करना तो इंतहाई फजूल है, मगर जो अमेरिका के इलेक्शन हैं वहाँ पे सदर ट्रंप जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और आपको पता है अमेरिका में जो सियासतदान हैं जब वो इलेक्शन लड़ते हैं, ख़ास तौर पे जो सदारती उम्मीदवार होते हैं, तो फिर पॉलिसी उन्हीं की चलती है। वहाँ वैसे तो कहने को बहुत सी बातें हैं कि CIA भी है, अमेरिकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी अमेरिकी सदर की चलती है और अमेरिकी सदर जो होता है उसके चेहरे और उसकी बयानात और उसके एक्शंस जो हैं वही डिटरमिन करते हैं, उसकी सोच डिटरमिन करती है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी। तो असद दूर साहब, ये जो सदर ट्रंप साहब अब लीड कर रहे हैं और इम्कान इसी बात का है कि अब वो सदर आलमोस्ट मुंतखब हो चुके हैं, तो इससे पाकिस्तान के सियासतदानों में भी बड़ी खलबली मची हुई है। कुछ सियासतदानों ने तो अपनी ट्वीटें भी डिलीट करना शुरू कर दी हैं। एहसन इकबाल साहब नून लीग के, जो सदर ट्रंप को और इमरान खान का एक ट्वीट में मुवाजना कर रहे थे, वो डिलीट करके भाग गए। तो अब क्या आपको लग रहा है कि सदर ट्रंप के आने से पाकिस्तान की उस सियासत पर कुछ असर पड़ेगा जो असल में सियासत तो नहीं है एनीवे? वैसे मुझे वज़रा की समझ नहीं आ रही कि वो अपनी ट्वीटें क्यों डिलीट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के लिए हमारे किसी वज़ीर की ट्वीट मैटर नहीं करती होगी, मैटर करेगी कल तो उसके करेगी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई ट्वीट की होगी उसके बारे में, हेड ऑफ़ द स्टेट के तौर पे। तो लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सब भी इसी तरह के जज्बती सब करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में सियासतदानों से ज़्यादा हमें देखना होगा जो लोग इस वक्त ये मुल्क चला रहे हैं उनमें किस किस्म की खलबली मची हुई है। और मेरी जो थोड़ी बहुत मालूमात हैं कि जो लोग ये मुल्क चला रहे हैं वो इस वक्त कुछ ओवरसीज़ लोगों से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन ओवरसीज़ लोगों ने उनके नाक में पिछले कुछ अर्से में बहुत दम किया है और नाउ दे वांट टू एंगेज देम। और अब देखें वो क्या होता है। और मेरे ख्याल में जो अब पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है इस मुल्क में, उसको हमें ये देखना चाहिए कि वो पेशबंदी थी इसी अमेरिकी इलेक्शन के आउटकम की। जो PTI को थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई कि बुशरा बीबी को निकाला गया, इसी तरह से जो ये आइन साजी हुई, फिर कानून साजी हुई, सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया गया और एक इदारे की स्ट्रेंथ में इजाफ़ा किया गया, वो शायद इसी तरह के आलमी जो रहनुमा थे उनको ये पैगाम देने की कोशिश की गई थी कि अल्टीमेटली हमारे पास इख्तियार है, आपको निगोशिएट हमसे ही करना होगा। अगर आपको इस मुल्क में अभी भी आपको समझता है कि आपको किसी चीज़ की या किसी तब्दीली की ज़रूरत है तो वो आएगी हमारे ज़रिए ही। तो आप हमारा वेट मत भूलिए कि हम क्या हैं, तो वो आपको इस सब से लिंक करके उसको देखना होगा। मुझे ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। बहरहाल जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप क्या समझते हैं अदील साहब, ये जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हुई है, तो हमारे यहाँ वज़ीर आज़म की मुद्दत मुलाजमत का तो पता नहीं होता, लेकिन आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत तो पक्की होती है ना। तो आपके ख्याल में क्या ये, जैसा कि असद भी इशारा कर रहे हैं, अमरीकी इलेक्शंस के मुमकिन नताइज के पेश नज़र ये पेशबंदी की गई?
तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, मगर मैं क्योंकि अब अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है उसको और वो वहाँ पर क्या कुछ होता है ये तो कुछ अर्सा हमें वेट करना होगा। अभी नवंबर है। वैसे तो हमें भी बहुत वेट करना पड़ेगा यहाँ पे भी। लेकिन मैं मेनली मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि सबसे बदकिस्मती हमारी ये है कि एक सियासी जमात जो कल तक ये कहती थी कि हमें अमेरिका ने निकाला है, अब वही सियासी जमात ये कह रही है कि हमें अब भी अमेरिका ही निकालेगा। जेल से भी हमें अमेरिका निकालेगा। और सूरत हाल ये है कि हमारी जो वही सियासी जमात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आज वहीं खड़ी है जहाँ पर 2 साल कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ खड़ी थी। आपको याद होगा आप यहाँ पर आए थे और मैं आपके साथ गया था पार्लिमान में जब हो रहा था वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की कानून साजी हो रही थी, तो वहाँ पर आपने बहुत से जो नून लीगी अरकान है उनको छेड़ा था, बड़े तपे भी थे वो। नहीं, मैंने सवाल किया था, तो छेड़ा नहीं। अब आपने फिर जो है ना ये ज्यादती की है 2 दिन पहले भी। तो अब आप देख लें वहाँ पर जो लोग पहले जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी थी आज वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, और आज वो भी ये बेचारे नहीं कह सकते कि हम मुखालफत कर रहे हैं इस कानून साजी की जिसके तहत आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी गई है, उन्हें मजीद जो है 2 साल दे दिए गए हैं। बारह मैं तो इसमें इतना ही कहूँगा कि अगर इमरान खान बाहर आएंगे भी ना तो वो ट्रंप की वजह से नहीं आएंगे, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह नवाज शरीफ बाहर आए थे तो वो बाइडन की वजह से नहीं आए थे, उनको तो अदालतों ने रिलीफ दी थी। और अभी भी हमारे बहुत सारे कुछ तजियाकार जो हुक्मरानों के बहुत करीब हैं वो यही कहेंगे कि जब इमरान खान बाहर आएंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि ट्रंप की वजह से आए, वो कहेंगे हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ जो है वो बेहतर हो गया है, अब वो इंसाफ करना शुरू हो गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ के लिए यही लोग तज्जिए करते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भी अदालतों से रिलीफ ली है। और वैसे भी हमारे मुल्क में रिलीफ या सज़ा जो हैं वो अदालतें ही देती हैं, और उसमें एक सबसे जो बदनाम तरीन अदालती फ़ैसला था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। और आजकल के तज्जियाकारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस फ़ैसले में भी इल्ज़ाम जो है वो तारा मसीह पे ही लगाया जाता है, वो जनरल ज़िया या सुप्रीम कोर्ट या मौलवी मुश्ताक साहब पे नहीं लगाया जाता। एनीवे, मतियुल्लाह जान, MJ TV से अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।